बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आर्बिट्रेशन एक्ट और इसका सेक्शन 3 जो है, इसको हम लोग जो है वो देखते हैं। सेक्शन 3 जो है वो इसका क्या कहता है। लास्ट डेट पे हम लोगों ने जो है इसमें वो पढ़ी थी, हम लोगों ने लास्ट डेट में इसमें जो है वो डेफिनेशंस पढ़ी थी। तो अब बेसिकली हम चैप्टर 2 देखने लगे हैं, आर्बिट्रेशन विदाउट इंटरवेंशन ऑफ अ कोर्ट। कोर्ट की मुदाखलत के बगैर जो है वो एक आर्बिट्रेशन जो है वो कैसे पॉसिबल है। वो कहता है provisions implied in arbitration agreement and arbitration agreement unless a different intention is expressed therein shall be deemed to include the provisions set out in the first schedule in so far as they are applicable to the reference। अच्छा, थोड़ा सा आप पिछला लेक्चर जो है वो रिपीट कर लें कि वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या था। मैंने आपको वो दिखाया भी था। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मीन आ एग्रीमेंट टू सबमिट प्रेजेंट और फ्यूचर डिफरेंसेस टू आर्बिट्रेशन वेदर एन आर्बिट्रेटर इज नेम देन इन आर नॉट। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वो है जो कि इन राइटिंग होगा और जिसमें पार्टी जो है ये तय करेंगी कि हमारा मौजूदा या फ्यूचर का किसी किस्म का भी जो डिफरेंस है वो जो है वो जो थ्रू आर्बिट्रेशन जो है वो क्या होगा, वो डिसाइड होगा। ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया था कि इसी के अंदर ही जो है वो जो रेफरेंस भी आ सकता है इसके अंदर ही कि फ़लाँ बंदा हमारा डिसीजन कर दे, या अगर डिस्प्यूट फ्यूचर है तो वो रेफरेंस बाद में भी होगा। तो रेफरेंस की डेफिनेशन ये थी कि वो पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो किसको भेजे जाते हैं, जो आर्बिट्रेटर को भेजे जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन, उसको हम क्या कहते हैं, वो रेफरेंस होता है। ठीक है। तो वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का हिस्सा भी हो सकता है और वो सेपरेट भी जो है वो हो सकता है। ठीक है। ये देखिए, रेफरेंस मीन रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन, रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको पढ़ता हूँ। एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अनलेस आ डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस देन इन शैल बी डीम्ड to include the provisions set out in the first schedule in so far as they are applicable to the reference। अच्छा, इसको देखिए, ये शेड्यूल आ गया, फर्स्ट शेड्यूल आ गया सेक्शन 3 के हवाले से। ये आर्बिट्रेशन एक्ट के एंड पे दिया हुआ है। कहता है इम्प्लाइड कंडीशंस ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या है। इम्प्लाइड कंडीशन, एक तो है था एक्सप्रेस कंडीशंस। एक्सप्रेस कंडीशन जो हैं वो हैं जो कि एग्रीमेंट के अंदर लिखी होंगी, और इम्प्लाइड कंडीशंस अगर वो नहीं लिखी हुई तो फिर ये वाली कंडीशन जो हैं वो प्रवेल करेंगी। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो सेक्शन 3 और ये जो शेड्यूल 1 है, इसका पर्पज़ क्या है। इसका पर्पज़ ये है कि सिर्फ इस वजह से वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है वो वाइड ना हो जाए कि उसमें जी ये टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं मेंशन की गई। तो लॉ की मंशा ये है कि एक दफ़ा अगर पार्टीज़ ने कॉन्सेंट दे दी है तो अब वो कोर्ट की तरफ ना आ सकें, अब वो उस आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के ऊपर स्टैंड करें और उसको पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। तो इसीलिए लॉ ने ये कहा है कि अगर ये 2-4 चीज़ें नहीं भी हैं एग्रीमेंट के अंदर तो फिर जो मैं कह रहा हूँ उसको आप क्या करें, एक्सेप्ट उसको लें जी। सबसे पहले इसमें यह है कि वो कहता है अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड द रेफरेंस शैल बी टू आ सोल आर्बिट्रेटर, शैल बी टू आ सोल आर्बिट्रेटर। अच्छा, हमने पढ़ा था कि जी आर्बिट्रेशन ऐसे भी हो सकती है कि दोनों पार्टीज़ एक ही बंदे का नाम दे दें कि वो कहें जी कि ये बंदा हमारा डिसीजन कर देगा, या ऐसे भी हो सकता है कि एक पार्टी कहे जी ये मेरा आर्बिट्रेटर है, दूसरी पार्टी कहे जी ये मेरा आर्बिट्रेटर है। ठीक है। और फिर वो दोनों जो डिसीजन करेंगे वो क्या करेगी, मेजॉरिटी डिसीजन जो है वो क्या करेगी, प्रिवेल करेगी। और अगर वो दोनों जो हैं वो बराबर हैं, एक का डिसीजन एक पार्टी की फेवर में, दूसरा, तो वो फिर एक थर्ड पर्सन को रेफ़र करेंगे जिसको अंपायर बोलेंगे। फिर जो अंपायर कहेगा वो दोनों पार्टीज़ को जो है वो क्या करना पड़ेगा, वो मानना पड़ेगा। सही है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ समझाने के लिए कहता हूँ। ये देखें, फ़र्ज़ करें आपका और मेरा इकरारनामा है सालसी का। ठीक है। फ्री कबल आप हैं, फ्री दो मैं हूँ, ये फ़र्ज़ करें शरायतनामा है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हमारे
हमारे किसी तनाज़ा की सूरत में फैसला 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 साल करेंगे। ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि हमारा एक एग्रीमेंट है जो है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, उसके अंदर ये चीज़ लिख दी गई है कि अगर हमारा कोई डिस्प्यूट होगा तो उसका फैसला सालस करेगा या सालसान करेंगे। ऐसे में आप मुझे ये बताइए कि क्या ये वाली प्रोविजन अप्लाई करेगी? अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड द रेफरेंस शैल बी टू अ सॉल आर्बिट्रेटर। आप कहेंगे नहीं सर, ये शेड्यूल 1 की कंडीशन 1 अप्लाई नहीं होनी। क्यों? क्योंकि ये तो इम्प्लाइड कंडीशन है। तो जब एक एग्रीमेंट वाज़ेह है कि फैसला सालसान करेंगे, तो फिर कोई पार्टी ये कह ही नहीं सकती कि जी ये एक आर्बिट्रेटर करेगा, जबकि वहाँ पे लिखा है कि एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर जो है वो फैसला करेंगे। तो आपको मेरी बात की समझ आ गई कि ये कंडीशन जो है शेड्यूल 1 में जो दी हैं या जो सेक्शन 3 है, ये उस वक्त अप्लाई होना है जब एग्रीमेंट खामोश है। तो ये जो लिखा ना, एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस देयर इन, ये अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस का मतलब ये है कि जब उसकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन वाज़ेह हैं, ठीक है, तो फिर तो ये सेक्शन 3 अप्लाई नहीं करेगा। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर जो शेड्यूल में बात कही गई है वो क्या करेगी, वो प्रवेल करेगी, वो उसके ऊपर अप्लाई करेगी। तो अब तय ये पाया कि देखें, अब मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें ये हमारा सालसीनामा था और इसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि फैसला एक आर्बिट्रेटर करेगा या 2 आर्बिट्रेटर करेंगे या 4 आर्बिट्रेटर करेंगे। ठीक है। तो ऐसे में एक पार्टी कहती है जी ये तो एक आर्बिट्रेटर करेगा, दूसरा कहता है नहीं 2 आर्बिट्रेटर करेंगे। तो ऐसे में जब कोई लीगल पॉइंट पे बात आएगी तो हम कहेंगे कि जी बात ये है कि एग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर बात तो नहीं लिखी हुई। ठीक है। तो लिहाजा हम सेक्शन 3 के रूल से जो है शेड्यूल 1 को कंसल्ट करेंगे और वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर नंबर ऑफ सालसान नहीं बताए तो वो सोल आर्बिट्रेटर डिसीजन करेगा। लिहाजा इस केस में भी सोल आर्बिट्रेटर जो है वो क्या करेगा, डिसाइड करेगा। होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई। अच्छा, अब शेड्यूल में जो है नंबर 2 के ऊपर जो है वो हम पढ़ते हैं। वो क्या कहता है? वो कहता है if reference is an even number of arbitrators, the arbitrator shall appoint an umpire not later than 1 month from the latest date of their respective appointments। ठीक है। वो कहता है कि अगर रेफरेंस में आर्बिट्रेटर इस तरह है कि एक तरफ से एक है, दूसरी तरफ से एक है, या एक तरफ से 2 हैं, दूसरी तरफ से भी 2 हैं, या एक तरफ से 3 है, दूसरी तरफ से भी 3 है, तो वो कहता है यानी इवन बनते हैं ना वो टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर। तो ऐसे में आर्बिट्रेटर्स क्या करेंगे? वो अपना एक अंपायर सेलेक्ट करेंगे नॉट लेटर देन 1 मंथ फ्रॉम द लेटेस्ट डेट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव अपॉइंटमेंट्स। जब वो अपॉइंट हो जाएंगे तो अपॉइंट होने के बाद वो अपना एक बंदा मुंतखब करेंगे और वो ये कहेंगे जी कि जो डिसीजन फलां बंदा करेगा हम उसके पार्टी जो है वो पाबंद होंगे। अच्छा, और कितना अर्सा है? नॉट लेटर देन 1 मंथ। नॉट लेटर देन 1 मंथ जो है वो क्या, वो उसको जो है अंपायर को जो है वो अपॉइंट करने के जो है वो क्या होंगे, वो पाबंद होंगे। अच्छा, अगेन मैं आपसे एक बात कहता हूँ। फ़र्ज़ करें कि मैं ये हमारा आपका और मेरा जो सालसीनामा है इस पर मैं ये लिखता हूँ कि हमारे 2 सालसान होंगे अगर सालसान एक फैसला पर बराबर हुए,
तो हमारा फैसला अली करेगा। अब देखें अब ये कंडीशन लिख दी गई है इसमें अंपायर अपॉइंट कर दिया गया है, तो अब आप कहेंगे सर अब ये अप्लाई नहीं होना, अब ये कंडीशन नंबर 2 नहीं अप्लाई होनी, क्योंकि एग्रीमेंट जो है वो इटसेल्फ जो है वो क्या है, वो एग्रीमेंट जो है वो इटसेल्फ क्या है, वो क्लियर है। तो आप कहेंगे सर विशाल बेटा पानी लाना कि आप कहेंगे कि वो रेफरेंस जो है वो इटसेल्फ जो है वो कंडीशन पूरी कर रहा है, तो लिहाजा उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा ऐसे भी तो हो सकता है कि हम ये लिखते हैं अगर एक फ़ैसला बराबर हुए तो साल 4 माह में एम्पायर मुकर्रर करेंगे। अब अगेन देखें, अब ये जो 1 माह वाली बात है ये फिर प्रिवेल नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट में लिख दिया गया है क्या भला कि 4 माह का लिख दिया गया है। ठीक है, तो ये जो लिखा है ना एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस्ड, इसका मतलब ये है कि अगर एग्रीमेंट में वाज़ेह है चीज़ तो फिर सेक्शन 3 अप्लाई नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा जी अब थोड़ा सा आगे चलते हैं नंबर 3 पे। अच्छा हाँ, अब एक बात है, फ़र्ज़ करें कि अगर वो 1 माह में नहीं अपॉइंट करते, वो 1 माह में अपॉइंट नहीं करते, अंपायर नहीं अपॉइंट करते, तो क्या होगा? तो फिर क्या होगा? फिर ये है कि वो कोर्ट से रजू किया जा सकता है जी कि आर्बिट्रेटर्स ने अंपायर अपॉइंट नहीं किया, तो कोर्ट उसका आगे आएंगी प्रोविजंस, तो कोर्ट जो है वो क्या करे, वो एक अंपायर जो है उसको क्या करे, अपॉइंट कर दे। ठीक है, अच्छा इवन अगर ये वो क्या कहते हैं टाइम अगर वो मसला गुजर भी जाता है और उसके बाद भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेते हैं, तो उससे वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ख़त्म नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये तो बस उनको एक एस्टिमेट टाइम दिया है कि इतने के अंदर उनको कर लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो बाद में भी जो है वो क्या, वो अंपायर जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं। इवन एक जजमेंट ऐसी भी है कि आर्बिट्रेटर्स ने फैसला किया और उन्होंने अंपायर अपॉइंट किया ही नहीं। सही है, यानी अंपायर अपॉइंट ही नहीं किया, फैसला कर दिया। अब फैसला उनका मेजोरिटी का था तो अंपायर की ज़रूरत ही ना पड़ी, तो कोर्ट ने कहा ठीक है फैसला ज़रूरत, मसला तो तब होता ना कि अगर आर्बिट्रेटर इवन होते और वो उनकी डिसीजन भी इवन होती, और फिर उस सूरत में अंपायर की ज़रूरत होती। इवन ये भी जजमेंट है कि अगर आर्बिट्रेटर्स ने एक डिसीजन दे दिया है और वो इवन नंबर में है और वो उसके बाद अगर अंपायर अपॉइंट करते हैं तो भी कोई इलीगैलिटी नहीं है, फिर भी वो एग्रीमेंट जो है वो वैलिड रहेगा। तो ये बेसिकली लिखने का मकसद ये है कि पार्टियों के दरमियान ये चीज़ मुतनाज़ ना हो कि कब अपॉइंट करना है। दैट इज़ वाई यहाँ पे लिखा है कि 1 मंथ के अंदर अंदर करना है, लेकिन उसका मकसद जो है वो, उसका मकसद सिर्फ ये है कि पार्टीज टाइमली जो है वो अंपायर को क्या कर लें, मुकर्रर कर लें। अच्छा, फ्राम द लेटेस्ट डेट ऑफ द रिस्पेक्टिव अपॉइंटमेंट्स, अच्छा इसके ऊपर भी इंटरप्रिटेशन हुई है। रिस्पेक्टिव अपॉइंटमेंट से मुराद ये है कि जब वो पार्टीज़ को नोटिस करेंगे ना कि आओ भाई आपका डिसीजन करें, तो तब से उन्होंने 1 माह के अंदर अंदर जो है वो क्या करना है, अंपायर अपॉइंट करना है। फ़र्ज़ करें पार्टीज़ ने आपस में ही एग्रीमेंट लिख लिया कि हमारा फ़ैसला जो है वो फ़लाँ आर्बिट्रेटर करेंगे, और आर्बिट्रेटर तक अभी वो फ़ैसला पहुंचा ही नहीं है। ठीक है, तो फिर 1 माह नहीं स्टार्ट हुआ, 1 माह तब स्टार्ट होगा जब वो अपॉइंट हो गए हैं और वो आगे पार्टीज़ को नोटिस करेंगे कि आओ के डिसीजन करें। अच्छा, अब नंबर 3 क्या है, वो कहता है द आर्बिट्रेटर शैल मेक देयर अवार्ड विद इन 4 months आफ्टर एंटरिंग ऑन द रेफरेंस और आफ्टर हैविंग बीन कॉल्ड अपॉन टू एक्ट बाय नोटिस इन राइटिंग फ्रॉम एनी पार्टी टू द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट
और विद इन सच एक्सटेंडिंग टाइम एज द कोर्ट में अलाउ। अब जी अगेन अगर तो एग्रीमेंट में लिख दिया गया है कि आर्बिट्रेटर इतने मंथ में फ़ैसला करेंगे तो बिस्मिल्लाह ठीक है, लेकिन अगर वहाँ नहीं लिखा तो फिर ये इम्प्लाइड कंडीशन क्या होगी कि उन्होंने 4 माह के अंदर अंदर उसका क्या करना है, उस रेफरेंस का, जब वो उनको रेफरेंस वसूल हो जाएगा तो उसके बाद उन्होंने क्या करना है, 4 माह के अंदर अंदर उन्होंने फ़ैसला करना है। ठीक है, अच्छा जी, on the or after having been called upon to act by notice in writing from any party to the arbitration agreement or within such extended time as the court may allow। अच्छा, फिर फ़र्ज़ करें अगर 4 माह में नहीं होता डिसीजन, आर्बिट्रेटर नहीं करते, तो कोई भी पार्टी फिर कोर्ट से रजू कर सकती है और कोर्ट आर्बिट्रेटर को कह सकता है कि चलो भी इतनी देर में तुम जो है वो क्या करो, इसका फैसला करो। ठीक है, अच्छा तो जिस दिन उनको रेफरेंस मिल गया, एंट्रिंग ऑन रेफरेंस का मतलब है जिस दिन उन्होंने पार्टियों को नोटिस कर दिया या वो 4 माह कहाँ से शुरू होंगे, जब नोटिस हो गए इन राइटिंग, किसी भी पार्टी ने उनको नोटिस कर दिया है, or after having been called upon to act by notice in writing from any party to the arbitration agreement, या किसी भी पार्टी ने आर्बिट्रेटर को नोटिस किया है कि भाई हमारा ये डिस्प्यूट है तो आप अब इसका क्या करें, फैसला करें। ठीक है, और विद सच एक्सटेंडेड एज द कोर्ट में अलाउ। अच्छा जी, अब नंबर 4 पे क्या है, if the arbitration have allowed their time to expire without making an award or have delivered to any party to the arbitration agreement or to umpire a notice in writing stating that they cannot agree, the umpire shall force will enter on the reference in lieu of the arbitrators। अगर आर्बिट्रेशन जो है उनका वो टाइम गुजर गया है, इवन नंबर में थे, ठीक है, और उन्होंने कोई डिसीजन नहीं किया, ठीक है, या उन्होंने अच्छा जी, इफ़ द आर्बिट्रेटर हैव अलाउड द टाइम टू एक्सपायर, जो 4 माह का टाइम था वो उन्होंने गुजार दिया है विदाउट मेक, और कोई डिसीजन भी नहीं की, या उन्होंने आर हैव डिलीवर्ड टू एनी पार्टी टू द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, या उन्होंने क्या किया है टू द नोटिस इन राइटिंग स्टेटिंग दैट दे कैन नॉट एग्री, या उन्होंने पार्टीज़ को या एम्पायर को इन्फॉर्म कर दिया है कि भाई हम मेजोरिटी डिसीजन नहीं बना सकते, तो अब किसका काम शुरू हो गया, द एम्पायर शैल फोर्स विल एंटर ऑन द रेफरेंस इन लिeu ऑफ द आर्बिट्रेटर। तो ये तब होगा जब एग्रीमेंट जो है वो क्या होगा, साइलेंट होगा। ठीक है, अच्छा, द एम्पायर शैल मेक हिज अवार्ड विद इन 2 months ऑफ एंटरिंग ऑन द रेफरेंस और विद सच एक्सटेंडेड टाइम एज द कोर्ट में, और एम्पायर कितने अरसे में अपना डिसीजन देगा, 2 माह में। अच्छा बच्चों, ये जो 2 month और ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके MCQs हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये पेपर में ना आपको MCQ हवाले के मंथ, ईयर ये बड़ा मैटर करता है, ये आपको आएगा तो आप इसका टेबल भी बना सकते हैं। ठीक है, मंथ कितने, कौन कौन सी मंथ के हवाले से इसमें MCQs बन सकते हैं, एनी हाउ। अच्छा जी, नंबर 6, द पार्टीज टू द रेफरेंस and all person claiming under them shall, subject to the provision of any law for the time in force, submit to be examined by the arbitrator or umpire on oath or affirmation in relation to the matter in difference, and shall subject as a force produced before the arbitrator or umpire all books, deeds, papers, count, writing and document within their possession or power respectively which may be required or called for, and do all their things which require the proceeding on the reference the arbitrator or umpire may require। आप यूँ समझ लें कि ये प्रोविजन ये कहती है कि वो जो आर्बिट्रेटर या एम्पायर है ना, वो जज होगा। जैसे क्या मुराद है, वो किसी की शहादत लिख ले, कोई डॉक्यूमेंट तलब कर ले, कोई एविडेंस तलब कर ले। कोई पार्टी ये नहीं कह सकेगी भाई हमने तो आपको एग्रीमेंट में ये लिख के इख्तियार ही नहीं दिया कि आप शहादतें कलमबंद करो और आप जो है वो ये वाले कागज़ मंगवाओ, ये वाले डॉक्यूमेंट्स मंगवाओ। तो मैं दोबारा पढ़ता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। द पार्टी टू द रेफरेंस एंड ऑल पर्सन क्लेमिंग अंडर दैम शैल, पार्टी टू द रेफरेंस एंड ऑल पर्सन क्लेमिंग अंडर दैम, ये क्या है, फर्ज करें पार्टी मर गई है तो पर्सन क्लेमिंग अंडर दैम, वो उसके लीगल हेयर्स की बात आ गई। ठीक है, या फर्ज करें पार्टी एंड पर्सन क्लेमिंग
अंडर देम, ठीक है, कि फ़र्ज़ करो किसी ने अपना वो क्या कहते हैं, किसी को अपना एजेंट मुकर्रर किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स submit to be examined by the arbitrator or umpire on oath or affirmation in relation to the matter in difference and shall subject produce before arbitrator or umpire। easy है बच्चों, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब नंबर 7 पे आ जाए। The award shall be final and binding on the parties and persons claiming under them respectively। अवार्ड उनके ऊपर क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा और बाइंड पार्टीज के ऊपर, ठीक है। देखो एक बात है, आर्बिट्रेटर ने डिसीजन दे दी, अब वो पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग है, कोई पार्टी उससे डिनाई नहीं कर सकती, कोई पार्टी उससे डिनाई नहीं कर सकती। अब अगर जो है वो अगर कोई पार्टी जो है चाहती है कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो, तो वो कोर्ट में आके रिक्वेस्ट कर सकती है कि इसको रूल ऑफ द कोर्ट बनाएं, डिक्री बनाएं और उसके ऊपर अमल बनाएं। लेकिन फ़र्ज़ करें एक अवार्ड, एक डिसीजन जो है वो हो गया है, डिसीजन हो गया है और डिसीजन हो गया है और दूसरी पार्टी जो है वो कोर्ट में नहीं आई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अवार्ड जो है वो ख़त्म हो गया है। होप आपको समझ आ गई। क्या खुद चला लो, मैं नोट करो तुम्हारा, चलो भागो। The cost of reference and award shall be in the discretion of the arbitrator or umpire who may direct to and by whom and what manner such cost or any part thereof shall be paid, and may tax or settle the amount of cost to be so paid or any part thereof, and may award cost to be paid as between legal protection and client। ले जी ये कह रहा है कि अगर जो तहरीरी वो है सालसी नामा, अगर उसके अंदर ये नहीं लिखा कि कॉस्ट कौन कैसे पे करेगा, तो फिर वो जो है वो आर्बिट्रेटर या एम्पायर डिसाइड करेंगे कि कौन कॉस्ट पे करेगा, किसको पे होगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो सारा वो जो है वो करेंगे, ठीक है। लो जी, अच्छा अब इसमें आपको पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है क्या, कि व्हाट आर द इम्प्लाइड कंडीशंस ऑफ एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, एंड आई होप यू कैन राइट इट इन द एक्सीलेंट वे। बस कोई ज़रूरत नहीं है, मोटी मोटी चीज़ें याद कर लें, डेट्स एनफ। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।